Hello friends, welcome in my tutorial channel Biochem. In this video lecture I will discuss about structure of DNA जो कि molecular basis of inheritance में आता है। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है DNA होता क्या है, सरगैफ रूल क्या है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी हम लोगों ने देखा है। तो अगर आपको उससे रिलेटेड जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ DNA। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आए हुए न्यूमेरिकल्स को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो हमको पता है कि वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको प्रपोज किया था, ठीक है। और जो इन्होंने स्ट्रक्चर प्रपोज किया था वो बी फॉर्म ऑफ डीएनए का था, ठीक है। जब हम टाइप ऑफ डीएनए में देखेंगे तो वहाँ पे जो सारा का सारा करेक्टरिस्टिक्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा किससे मैच करेगा, बी फॉर्म ऑफ डीएनए से मैच करेगा। ओके, आगे चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने बताया था कि जो हमारा डीएनए है वो क्या होता है, एंटी पैरेलल मैनर में अरेंज होता है। तो डीएनए क्या होता है ये तो हमें पता ही है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है और ये एंटी पैरेलल मैनर में अरेंज होता है। एंटी पैरेलल मतलब मान लीजिए अगर हमारे पास क्या है, एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड ये है, तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड में एक एंड जो है वो 3 प्राइम होगी और उसी के एंटी पैरेलल में अरेंज्ड वो एंड क्या होगी, 5 प्राइम होगी, ठीक है। और दूसरी एंड क्या होगी, 5 प्राइम होगी और इसकी जो दूसरी एंड होगी वो 3 प्राइम होगी। तो ये 3 प्राइम 5 प्राइम क्या होता है ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। ये या आपको इससे और डिटेल स्टडी करनी है तो आप लोग न्यूक्लियोसाइड वाली वीडियो एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 2 स्ट्रैंड हैं और दोनों कैसी हैं। देखिए, एक का ओरिएंटेशन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन है और एक का ओरिएंटेशन उसके जो एंटी पैरेलल एजेंट है उसका ओरिएंटेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। और ये दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा स्टेबलाइज होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता किसके बीच में है, एक्चुअली ये जो है नाइट्रोजनस बेस मान लीजिए इस चेन का है, इसी तरीके से दूसरा नाइट्रोजनस बेस है, इसी तरीके से यहाँ पे भी इस चेन का नाइट्रोजनस बेस और इस चेन का नाइट्रोजनस बेस है। तो इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और हमको पता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो एडेनिन थाइमिन के साथ बनेगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ बनेगा। और एडेनिन जो है थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ये भी इसमें हम लोग देखेंगे। फिर हम लोगों ने देखा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड आर हेल्ड टुगेदर बाई हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और वो बनता किसके बीच में, स्पेसिफिक प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। वही है कि एडेनिन गुआनिन क्या है, प्यूरिन्स हैं, और साइटोसिन थाइमिन पायरिमिडिन्स हैं। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में क्या होगा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और गुआनिन साइटोसिन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। देखिए यहाँ पे भी हम लोग वही देख रहे हैं कि एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन एंड गुआनिन फॉर्म्स 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद साइटोसिन। अब देखिए स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। आपको यहाँ पे ये याद रखना है किस नंबर का कार्बन या किस नंबर का नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करता है एडेनिन में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में, और थाइमिन में, इसी तरीके से गुआनिन में और साइटोसिन में। तो यहाँ देखिए ये क्या है, हमारे पास एडेनिन है और ये क्या है, थाइमिन है। मान लीजिए ये एक चेन है, ठीक है, ये एक चेन है और ये दूसरा चेन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, और उसमें क्या जुड़े हुए हैं, ये नाइट्रोजनस बेस हैं। तो यहाँ सिर्फ अभी हम बस इतना समझना है यहाँ पे कि कौन सा प्यूरिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, कौन सा प्यूरिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, या कौन सा पायरिमिडिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, कौन सा पायरिमिडिन। तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्यूरिन होते हैं, एडेनिन गुआनिन और साइटोसिन थाइमिन पायरिमिडिन होती हैं, ठीक है। जिसमें से एडेनिन जो है डबल बॉन्ड बनाता है। अब डबल बॉन्ड बन किसके किसके बीच रहा है, तो फर्स्ट नंबर का नाइट्रोजन एडेनिन का ये बॉन्ड बनाता है 3rd नंबर के नाइट्रोजन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और ये देखिए किसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बने, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग इसको डॉटेड लाइन से भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, देखिए एक ये बॉन्ड हो गई और एक ये बॉन्ड 6 कार्बन एडेनिन का, और 4th कार्बन पे जो OH लगा ऑक्सीजन है उसके साथ ये देखिए ये 6 कार्बन पे जो NH2 था इसके साथ बॉन्ड बना रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गई कि नहीं हो गई, एडेनिन और थाइमिन के बीच में, एक ये, ठीक है, ये एक ये और एक ये। इसी तरीके से गुआनिन में देखिए 6th कार्बन नंबर, 1st नाइट्रोजन
एंड सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसके बीच में, और साइटोसिन पे फोर्थ कार्बन, थर्ड नाइट्रोजन और सेकेंड कार्बन के बीच में। तो आपको याद रखना है कहाँ कहाँ बॉन्ड बनता है। तो इसमें बनता है 1/6 पोजीशन बॉन्ड बनाता है एडेनिन के केस में, और किसके साथ बनाता है, 1 बनाता है 3 के साथ और 6 बनाता है 4 के साथ। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 1634। प्यूरिन का नाम थोड़ा छोटा है ना, प्यूरिन छोटा है, देखिए प्यूरिन, ठीक है, प्यूरिन। और पायरिमिडीन क्या है, बड़ा है नाम। तो प्यूरिन हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे नंबर भी क्या है इसका, छोटा है, और पायरिमिडीन में नंबर क्या है 34 है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 16 कहाँ किस में होगा और 34 कहाँ पे होगा। तो 16 इन केस ऑफ एडेनिन। बट आपको ये भी याद रखना है कि फर्स्ट नंबर का जो नाइट्रोजन है वो थायमीन में किस नंबर के साथ बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे भी याद रखना है कि फर्स्ट 3 के साथ बनाएगा। तो देखिए फर्स्ट भी क्या है, कम है, तो यहाँ पे 3 क्या है, कम है, 6 क्या है, ज़्यादा है, 4 क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे थर्ड बॉन्ड बनती है ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में, तो आप यहाँ पे भी याद रख सकते हैं कैसे। 16 तो आपको याद ही है, 16 34 ये दोनों बॉन्ड है। बस एक यहाँ पे एक्स्ट्रा जो होता है वो क्या होता है, सेकेंड नंबर का कार्बन से जो जुड़ा हुआ नाइट्रोजन है वो, और यहाँ पे सेकेंड नंबर का कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन के बीच में बनता है। तो यहाँ पे सेकेंड सेकेंड के साथ बनाता है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 2 1 6 किसके साथ बना रहा है, 2 3 4 के साथ बना रहा है। अब इनकी बॉन्डिंग भी 2 2 के साथ हो जाएगी, 1 3 के साथ हो जाएगी, 6 4 के साथ हो जाएगी। तो आपको ये भी याद रखना है। और आपने न्यूक्लियोसाइड वाली वीडियो में देखा था, जब हम लोग न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाते हैं तो प्यूरिन का कौन सा नंबर पार्टिसिपेट करता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में, 9th नंबर का। तो ये बॉन्ड कर जाएगा, देखिए यहाँ पे बना भी है C1, ये शुगर के साथ जो है बॉन्ड बना लेगा, इसको हम लोग बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये देखिए। और यहाँ पे किसके केस में, पायरिमिडीन के केस में कौन सा नंबर का पार्टिसिपेट करता है, फर्स्ट नंबर का। ये देखिए यहाँ पे C1 लिखा है, C1 ये किसका कार्बन है, ये शुगर का कार्बन है। यहाँ पे भी जब हमारे पास न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड बनाएगा तो ये बॉन्ड कर जाएगा किसके साथ, ये बॉन्ड कर जाएगा हमारे पास कार्बन फर्स्ट पे प्रेजेंट OH ग्रुप है उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये हमारा ये बॉन्ड से रिलेटेड जो डाउट था वो यहाँ पे अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो ये दोनों स्ट्रैंड हैं, ठीक है, जो ये दोनों स्ट्रैंड हैं, अभी हमको पता चल गया ये स्ट्रैंड किस तरीके से अरेंज हैं। तो अरेंज हमेशा पैरेलल मैनर में नहीं होती, एंटी पैरेलल मैनर। एंटी पैरेलल मैनर क्यों, क्योंकि एक को 3 प्राइम हम लोग इंड डिनोट करते हैं और एक इंड को 5 प्राइम डिनोट करते हैं। एक इंड को जो है उसी एंटी पैरेलल अरेंज जो स्ट्रैंड है, यहाँ पे देखिए 5 प्राइम और यहाँ पे 3 प्राइम। ये 3 प्राइम 5 प्राइम कैसे आता है, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, थर्ड जो है प्राइम पे OH फ्री होता है, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा थर्ड प्राइम पे OH फ्री होता है, और यहाँ पे 5th प्राइम पे जो होता है फॉस्फेट जो है, फॉस्फेट का OH फ्री होता है। ठीक है, जो कि आगे जब चेन का फॉर्मेशन होगी वहाँ पे ये पार्टिसिपेट करता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि मान लीजिए ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है इस चेन का, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, पूरा का पूरा चेन ही बन गया है। और इसी तरीके से इस स्टैंड पे भी होगा ऐसा। अब देखिए इनके बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इनके बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अब देखिए ये हो गया हमारा नाइट्रोजनस बेस पेयर, एक ये जब बॉन्ड बना लेता है तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर। इसी तरीके से ये दूसरा नाइट्रोजनस बेस पेयर है, इसी तरीके से ये तीसरा नाइट्रोजनस बेस पेयर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये जो पेयर बना हुआ है हमारे पास, एक पेयर, दो पेयर, पेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक नाइट्रोजन बेस इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अब कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ये डिपेंड करेगा कौन सा हमारा नाइट्रोजनस बेस है। अगर ये एडेनिन होगा और ये थायमिन होगा तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगी, और यहाँ पे अगर ग्वानिन होगा और ये साइटोसिन होगी तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। और इनके बीच की डिस्टेंस हम देखते हैं, 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर की डिस्टेंस जो होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितना होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और जो हमारा एक हेलिकल टर्न होता है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से एक हेलिकल टर्न होता है, उसमें जो नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं वो 10 होते हैं। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। ये देखिए एक हेलिकल टर्न में कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं, 10। तो अगर एक के बीच की डिस्टेंस हमको पता है 3.4 है, तो 10 न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस हमको पता चल जाएगी। मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 से, और ये जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको कितना पता चल जाएगा, ये हो जाएगा 34। मतलब अगर आपको ये बोला जाए एक हेलिकल टर्न में कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं, तो आपको बता देना है 10। अगर आपको ये भी पूछ ले कि कितना डिस्टेंस होता है एक हेलिकल टर्न का, तो आप बता सकते हैं 34 एंगस्ट्रॉम में है ये वैल्यू। ठीक है, किस में है, एंगस्ट्रॉम में। क्यों, क्योंकि हमको ये जो 3.4 डिस्टेंस है नाइट्रोजनस बेस पेयर में, ये कितने किस में है, ये एंगस्ट्रॉम में है। जो अगर ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में है तो जो हमारी लेंथ आएगी वो भी एंगस्ट्रॉम में। नैनोमीटर में होता तो क्या हो जाता, नैनोमीटर में जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है वो 0.34 होती है। कितना होती है, 0.34। तो अगर एक हेलिकल टर्न की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.34 इंटू 10, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.4 नैनोमीटर। आपको दोनों में वैल्यू पता होनी चाहिए, नैनोमीटर में है कि एंगस्ट्रॉम में है। तो आप लोगों ने अभी तक देखा कि यहाँ पे हेलिकल टर्न के बीच में डिस्टेंस कैसे हम लोग निकालते हैं, और उनके बीच में नाइट्रोजनस बेस पेयर है वहाँ पे बीच में डिस्टेंस कितना होता है। अब हम देखते हैं हेलिक्स डायमीटर। हेलिक्स डायमीटर का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास ये हेलिक्स है, ये इसका कितना डायमीटर है, तो इसका जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि जब हेलिकल टर्न का फॉर्मेशन हो रहा है तो दो ग्रुप बन रहा है, एक ये बड़ा वाला ग्रुप और एक ये छोटा वाला ग्रुप। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये ग्रुप है, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर ग्रुप। क्या बोलते हैं, मेजर ग्रुप। और यहाँ पे जो ग्रुप बन रहा है, ये छोटा सा दिख रहा है हमको, इसको बोलते हैं माइनर ग्रुप। तो जब हेलिकल टर्न होता है तो ये फॉर्मेशन होता है, ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप। जो ज़्यादा डीप है मेजर ग्रुप, जो शैलो है वो माइनर ग्रुप। तो आपको ये भी याद रखना है कि मेजर ग्रुप क्या होता है और माइनर ग्रुप होता है। तो जब हेलिकल टर्न होता है डीएनए में तो उसमें ग्रुप बनते हैं, जिसको एक हम माइनर ग्रुप बोलते हैं, एक मेजर। आइए अब हम स्ट्रक्चर से इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। ये देखिए आपका क्या है, ये पूरा का पूरा हेलिकल टर्न है। क्या है, हेलिकल टर्न है। अब यहाँ पे हेलिकल टर्न में आपने देखा ये क्या है, ये हमारे पास नाइट्रोजन बेस पेयर है। क्या है, नाइट्रोजनस बेस पेयर। क्योंकि ये देखिए एक नाइट्रोजनस बेस ये है और एक नाइट्रोजनस बेस ये है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर। ठीक है। उसके बाद ग्रुप की बात कर लें तो यहाँ पे देखिए हेलिक्स जब टर्न हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डीप ग्रुप बन रहा है और ये शैलो ग्रुप बना रहा है। तो ये जो डीप है और वाइडर है इसको हम लोग बोलते हैं मेजर ग्रुप, और जो शैलो है और नैरो है इसको हम लोग बोलते हैं माइनर ग्रुप। तो आपको याद रखना है हेलिकल टर्न में मेजर ग्रुप क्या होते हैं, माइनर ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एंटी पैरेलल मैनर में देखिए हम लोग बोल रहे थे, तो अब एक स्ट्रैंड मान लीजिए ये है। ठीक है, एक स्ट्रैंड ये है और इसका नाइट्रोजन बेस ये है, दूसरा स्ट्रैंड ये है और इसका नाइट्रोजन बेस ये है। इसमें देखिए ओरिएंटेशन कैसे 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन है, दूसरे में ओरिएंटेशन कैसी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि जो हमारे पास ये जो बैकबोन की तरह दिख रहा है ये किसका बना होता है, तो जो हमारे पास शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, कभी पूछ ले शुगर फॉस्फेट बैकबोन मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है। यहाँ पे शुगर बैकबोन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता कौन, नाइट्रोजन बेस जो है पार्टिसिपेट नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ बैकबोन बनाने में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, शुगर फॉस्फेट। पता भी है हमको, शुगर फॉस्फेट नाम से पता चल जाता है शुगर फॉस्फेट ही इन्वॉल्व होगा। ठीक है। अच्छा, और इसको क्लियर करते हैं यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे देखिए। अब ये क्या है, ये हमारे पास पेंटोज शुगर है, ये फॉस्फेट है, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या बना रहा है, ये बैकबोन बना रहा है। ये देखिए ये बैकबोन बना रहा है। बैकबोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे हमारा क्या अटैच है, इससे हमारा नाइट्रोजनस बेस अटैच है। इसी तरीके से दूसरे रिंग में देखिए, दूसरे रिंग में ये क्या है, ये फॉस्फेट है और ये शुगर है, तो ये पूरा का पूरा क्या बना रहा है, ये बैकबोन बना रहा है। और इसके साथ कौन अटैच है, नाइट्रोजनस बेस। ये नाइट्रोजनस बेस आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। अब ओरिएंटेशन की भी बात यहाँ पे एक बार फिर से कर लेते हैं। अब देखिए एंटी पैरेलल और यहाँ पे क्लियर होगा। एक शुगर यहाँ पे देखिए इस स्टैंड में जो हमारे पास 5 प्राइम पे क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो ऑलवेज 5 प्राइम पे आपको फॉस्फेट ग्रुप ही प्रेजेंट होगा जब एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ठीक है। जब हम लोग रिमूव कर देंगे तब वो बात अलग है, लेकिन जब कभी भी आपको न्यूक्लियोटाइड की चेन आएगी वहाँ पे
5 प्राइम पे ऑलवेज फॉस्फेट रहेगा, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है इससे। और 3 प्राइम पे देखेंगे OH फ्री होगा। जब चेन बनी होगी तो जो भी लास्ट वाला हमारे पास पेंटोज शुगर होगा उसका 3 प्राइम क्या होगा, OH फ्री होगा। जो फर्स्ट वाला होगा उसका क्या होगा, फ्री होगा फॉस्फेट। अब देखिए इसी के एंटी पैरेलली यहाँ पे देखिए जो हमारे पास कुछ दिख रहा है कि उल्टा शुगर लगा हुआ। अगर ये हमारे पास इसको हम लोग सीधा समझ रहे हैं तो ये शुगर कैसी है, ये शुगर हमको उल्टा दिख रही है, इसकी ओरिएंटेशन देखिए इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 प्राइम किधर चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। अब 5 प्राइम पे जो फॉस्फेट है वो किधर आ गया, नीचे की तरफ आ गया। तो हो गई ना एंटी पैरेलल। तो इस तरीके से ये एंटी पैरेलल बोलते हैं हम लोग। अब इसमें देखिए ये जो नाइट्रोजनस बेस लगे हुए किधर हैं, सेंटर की तरफ है, ठीक है। इनर साइड है क्या कहते हैं, शुगर फॉस्फेट बैकबोन के। और इनके बीच में देखिए एडेनिन है और थायमिन है, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये। और यहाँ पे साइटोसिन ग्वानिन है तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगी। तो इस तरीके से अब आपको क्लियर। अच्छा दूसरा ये भी याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि कोई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट ही हो, एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन, ग्वानिन, कुछ भी हो सकता है। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बताया गया है, यहाँ पे कुछ भी न्यूक्लियोटाइड हो सकता है, ठीक है। तो बस आपको अभी डीएनए का स्ट्रक्चर समझना है कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं। अब आइए देखते हैं स्ट्रक्चर यहाँ पे। अब हेलिकल टर्न की भी बात करी थी हम लोगों ने कि इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम। अगर हम लोग एंगस्ट्रॉम में वैल्यू लेंगे तो कितना हो जाएगी एक हेलिकल टर्न की, 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितने न्यूक्लियो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक हेलिकल टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हम लोग हमेशा बोलेंगे। क्यों, क्योंकि एक नाइट्रोजन बेस इसका, एक नाइट्रोजन बेस इसका। तो जब हमारे पास 2 चीज़ें हो गई तो पेयर में हो गई ना, तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। क्यों, अब देखिए एक नाइट्रोजन बेस पेयर से दूसरे नाइट्रोजन बेस पेयर की डिस्टेंस अब हमको पता है, याद रखनी है हमको, 3.4 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और अगर नैनोमीटर में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.34, कितना हो जाएगी नैनोमीटर में वैल्यू, 0.34 नैनोमीटर। तो ये जो है डिस्टेंस है किसके बीच में, 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पे एकदम क्लियर आपको याद होना चाहिए चीज़ें, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत पूछता है। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे तो आपका यहाँ पे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये बस याद रखना है कि वैल्यू एंगस्ट्रॉम में दी हुई है कि नैनोमीटर में दी हुई है। तो यहाँ पे वैल्यू किस में है, नैनोमीटर में है। तो आपकी जो लेंथ की डिस्टेंस आएगी वो किस में आएगी, नैनोमीटर में। तो देखिए जो हमारे एक नाइट्रोजन बेस पेयर से दूसरे नाइट्रोजन बेस पेयर में डिस्टेंस है कितनी है, 0.34 नैनोमीटर। तो लेंथ कितना हो जाएगा, 3.4 नैनोमीटर। क्लियर, यहाँ पे अब आप लोगों को और क्लियर हो चुका है। अब आइए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, पढ़िए। If a length of DNA has 45,000 बेस पेयर, 45,000 बेस पेयर, मान लीजिए कि इसका लेंथ कितना है, 45,000 बेस पेयर है। हाउ मेनी कंप्लीट टर्न विल द DNA मॉलिक्यूल टेक। और हमको पता है एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं, 10। कितने होते हैं, 10, ठीक है। तो 10 होंगे तो आपको पता हो जाएगा, ठीक है। तो एक हेलिकल टर्न में 10 होते हैं, तो कितने हेलिकल टर्न निकालने हैं, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक सेकेंड स्टैंडर्ड वाला डिवीज़न करना है। कौन सा डिवीज़न करना है, हमारे पास वैल्यू कितनी दी हुई है, 45,000। 45,000 एक हेलिकल टर्न में हमको पता है कितना होता है, 10 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं। आपको निकालना कितना है, हाउ मेनी टर्न। तो अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगी वैल्यू, 4,500। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर से हम पढ़ते हैं, इफ़ अ लेंथ ऑफ डीएनए हैज़ 45 बेस पेयर, 45 बेस पेयर आपको दिया है इसमें, ठीक है। मान लीजिए अब ये बोल रहा है हाउ मेनी कंप्लीट टर्न। तो एक टर्न में आपको डीएनए पता है कितना होता है, 10 होता है एक टर्न का। तो आपको 45 बेस पेयर में कितने टर्न होंगे, तो डिवाइड कर दीजिए 10 से 45,000 को, तो आपको जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 4,500। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द लेंथ ऑफ डीएनए हैविंग 23 पेयर्स। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ पे क्या होगी डीएनए की लेंथ जिसमें कि 23 बेस पेयर्स हैं। तो अब लेंथ निकाल लीजिए। एंगस्ट्रॉम में दिया है ना वैल्यू, तो आपको एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। तो आपको पता है कि एक हेलिकल टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं, 10। ठीक है, एक हेलिकल टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं, 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 टर्न है और 3 नाइट्रोजनस बेस और है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 टर्न का हो जाएगा 34, एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ, 34, ये 2 टर्न का हो गया। प्लस अभी आपके पास कितने, 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस और पता करनी है। तो 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में आप लोग इस तरीके से मान लीजिए, एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस है, 2 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर की डिस्टेंस है, और ये तीसरे न्यूक्लियोटाइड की बेस पेयर की डिस्टेंस हो गई। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम प्लस 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगी टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू हो जाएगी 10.2। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 68 प्लस 10.2, और ये हमारा ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 78.2 एंगस्ट्रॉम। कितना आ जाएगा, 78.2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये कैसे निकाले हम लोग, हमको पता है एक हेलिकल टर्न में जो डिस्टेंस होती है वो कितना होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे कितना दिया है, 23 बेस पेयर। 23 बेस पेयर मतलब हमको दिया है कितना, 2 टर्न, और 2 टर्न के बाद आपको 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर की और डिस्टेंस ऐड करनी है। तो 2 न्यूक्लियोटाइड का आप लोगों को पता हो गया 34, 68, और 3 न्यूक्लियोटाइड का इंडिविजुअली निकाल लीजिए आप लोग यहाँ से। ठीक है, 10.2 आएगी वैल्यू, और ऐड कर दीजिए कितना आ जाएगा, 78.2 एंगस्ट्रॉम। तो आंसर आपका क्या होगा, 78.2 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में आपको दिया है इन अ 68 नैनोमीटर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल एडेनिन कंस्टिट्यूट 25%, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स वुड बी प्रेजेंट बिटवीन द स्ट्रैंड। तो आपको क्या दिया हुआ है कि एक जो है डीएनए की लेंथ दी हुई है, और दूसरा डेटा क्या दिया हुआ है, उसमें एडेनिन का परसेंट दिया हुआ है, कितना परसेंट दिया हुआ है, 25%। और आपसे पूछ क्या रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड पूछ रहा है कि इस पूरे लेंथ में कितने होंगे। तो आपको अब यहाँ पे थोड़ा लगेगा कि सिर्फ हमको एडेनिन का परसेंट दे करके कैसे हमसे हाइड्रोजन बॉन्ड पूछ रहा है यहाँ पे, और आप लोग सोचोगे कि ये तो थोड़ा टफ़ है, लेकिन टफ़ नहीं है, बहुत ईजी है। आप लोग जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है आपका बस उसी को अप्लाई करिए। यहाँ पे आपको लेंथ किस में दिया हुआ है, नैनोमीटर में दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले टोटल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर निकाल लीजिए। कैसे निकाल पाएंगे, 68 टोटल लेंथ है ना, टोटल लेंथ है, तो सबसे पहले आप कितने हेलिकल टर्न होंगे ये निकाल लीजिए। तो 68 डिवाइडेड बाई 3.4, क्योंकि एक हेलिकल टर्न जो होता है नैनोमीटर में अगर उसकी वैल्यू देखी जाए 3.4 होता है। तो कितने यहाँ पे टर्न मिल जाएंगे आपको 20 टर्न मिल जाएंगे। और आपको ये भी पता है कि एक हेलिकल टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं, 10 होते हैं। तो 20 में कितने हो जाएंगे, 20 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो टोटल कितना हो जाएगा हमको न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, 200। कितना हो जाएगा, 200। और इस 200 में आपको क्या दिया हुआ है, 200 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में आपको एडेनिन का परसेंटेज कितना दिया हुआ है, एडेनिन का परसेंटेज दिया है आपको 25%। तो आप यहाँ से एडेनिन का जो है नंबर निकाल सकते हैं, 25 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो अब ये क्या मिल जाएगा आपको, 25 इंटू 2, ये 50। तो आपको एडेनिन की वैल्यू पता हो गई। अब आपको इजी हो गया थोड़ा। अब आप सरगैफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे
जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं उनका नंबर निकाल सकते हैं। तो एडेनिन का अगर नंबर 25 है तो थायमिन का नंबर आप बता सकते हैं कितना हो जाएगा। थायमिन का नंबर हो जाएगा वो भी 50 ही हो जाएगा। और उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी बनती हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, ये देखिए। तो 15 एडेनिन हो गया, 50 थायमिन हो गया, तो 50-50 हो गए। अब आउट ऑफ 200 100 हमारे पास एडेनिन और थायमिन हो गए, तो 100 क्या होंगे, ग्वानिन और साइटोसिन। तो उस 100 में से 50 ग्वानिन और 50 ही साइटोसिन होगा। बट इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी होगी, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 ग्वानिन हो जाएगा और 50 ही हमारे पास क्या हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा। तो अब ये देखिए कि हमको पता चल गया कि 50 जो है डबल बॉन्ड है, 50 जो है ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब 50, अब हमको टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड निकालनी है, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दीजिए, 50 मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ पे भी 50 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दीजिए। क्यों 2 और 3 किए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 50 एडनिन है, 50 थायमिन है, लेकिन इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी है, 2 है। और यहाँ पे कितना है, 50 ग्वानिन है, 50 साइटोसिन, लेकिन इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी है, 3 है। तो अब इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 50 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कितना आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 100 हो जाएगी पहले की, और दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, 150, ठीक है। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से आप निकाल सकते हैं। अब टोटल इनको ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, टोटल लेंथ में हाइड्रोजन बॉन्ड पूछा है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 और ये 5 और ये 2, मतलब 250 हो जाएगा ना आपका। सॉरी, यहाँ पे कर लेते हैं, 250 हो जाएगा। तो आपका आंसर देखिए क्या है, आपको दिया है ए में 250 दिया है, फिर 350 दिया है, 500 दिया है, डेटा इनसफिशिएंट। तो आप ये निकाल सकते हैं यहाँ पे 250 आंसर आपका ये राइट होगा। ओके, तो इस तरीके से आप देखिए कितनी इजी तरीके से आप कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इजीली आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप लोग देखते रहिए और इसी तरीके से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। थैंक यू।